बात करने वाले हैं एक खास चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सेल का नंबर बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो गई, तो यहाँ पे सेल नंबर से आप ग्रोथ पता लगा रहे हैं। तो दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन, दिस इज नॉट जोन ऑफ इलोंगेशन। ये आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट है एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा बुरे तरीके से दिया हुआ है। टू बी ऑनेस्ट हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। प्लांट को ज्यादा लंबे टाइम तक हरा भरा रखने का काम, लीफ प्रोडक्शन का काम, क्लोरोफिल प्रोडक्शन का काम, क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन का काम साइटोकाइनिन करता है। बड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। सीड भी जर्मिनेट करा दिया, बड भी जर्मिनेट करा दिया, यानी उससे फूल बना दिया, अगली स्टेज पे ले गया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। एंड इन दिस लेक्चर ऑफ रॉबस्ट रिवीजन सेशन सीरीज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहां पर आपको बहुत ही चिल रह करके पढ़ाई करनी है, बिकॉज ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स, द इनिशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर यू मस्ट हैव ऑलरेडी रेड इन डिफरेंट चैप्टर्स। अभी तक हम जितनी पढ़ाई कर चुके हैं कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको काफी कम मेहनत करनी पड़ती है इस चैप्टर में। आधा चैप्टर आपका बहुत प्यार से निकल जाता है। आगे का जो आधा चैप्टर है, द सेकेंड हाफ, वो थोड़ा सा टिपिकल है। वहां पर आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना होता है, उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना होता है, एज वेल एज उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। और उनके जो फंक्शंस हैं यानी उनके जो फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं, इन पे सवाल बनता ही बनता है। और अब वेटेज बढ़ चुकी है तो जाहिर सी बात है और ज्यादा सवाल आने की संभावना आपके नीट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक की बढ़ चुकी है। तो प्लीज मेक श्योर कि इनको आप बहुत सटीकता से याद करें, बहुत प्यारे तरीके से याद करें। एक एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और उसका एक एक फंक्शन आपकी टिप्स पे होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी से बाहर भागने की जरूरत नहीं है। जितने एग्जाम्पल्स, जितने टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है इन दिस चैप्टर, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। उतने में आपका काम चल जाएगा और बाकायदा आप फुल बाय फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में आएंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत प्यार से यहां पर बन जाएंगे। ऑलराइट, सो हम लेकर के आए हैं अपने प्यारे प्यारे हाथ से लिखे हुए माइंड मैप्स, हैंड रिटन नोट्स, और यहां पर हम एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से एकदम समझ समझ कर पढ़ने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं हमेशा नाम के अंदर घुस जाते हैं। सेम चीज यहां करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है प्लांट, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अब ये जो टर्म है ग्रोथ, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी, और हमने वहां पर सीखा था कि जो ग्रोथ है इसके ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, यानी दो तरीके के प्रोसेसेस अगर हो रहे हैं तो आप उसे ग्रोथ कह सकते हैं। पहला इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और दूसरा इंक्रीज इन मास। जब किसी चीज का या तो वजन बढ़ रहा हो या फिर इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा हो, जैसे एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना लेता है, दो बैक्टीरिया डिवाइड करके चार बैक्टीरिया बना लेते हैं, यहां पर नंबर बढ़ रहा है तो दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। एंड सिमिलरली हमारा मास बढ़ा है। जब हम पैदा हुए थे तो हम बहुत छोटे से थे, बहुत हल्के फुल्के थे, लेकिन अब हम एक पूरी की पूरी बॉडी को जो है डेवलप कर चुके हैं, तो हमारा मास बहुत बड़ा है। इसका मतलब हम भी वक्त के साथ ग्रो कर चुके हैं। तो ग्रोथ जो है इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट जो है दोस्त, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर हमने लिखा भी है डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। सर ये क्या होता है? ग्रोथ हमको पता है अच्छे तरीके से, ग्रोथ मतलब बढ़ना, ग्रो करना। और डिफरेंशिएशन मतलब, डिफरेंशिएशन में एक शब्द है डिफरेंट, यानी डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाना। जब हमारी डेवलपमेंट शुरू हुई थी तो हम क्या थे? एक जाइगोट थे। सबसे पहले एक सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड जाइगोट थे। उस एक जाइगोट ने दो सेल्स बनाए, दो सेल से चार सेल बने, चार सेल से आठ सेल बने, आठ से 16, 16 से 32, 64। इसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज होती रही और आपके फटाफट नए नए सेल्स बनते रहे, सेल्स का नंबर डबल होता रहा। लेकिन क्या आज के दिन में हमारी बॉडी में सारे सेल्स एक जैसे हैं? नहीं सर। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने स्टमक बना लिया, कुछ ने पेनक्रियाज बना लिया, कुछ ने लिवर बना लिया, कुछ ने लंग्स बना लिया, कुछ ने ब्रेन बना ली। तो हमारी बॉडी जो है उसमें कई सारे ऑर्गन्स बने हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो 200 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के सेल्स आपकी इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट में भी आपका लीफ है, स्टेम है, रूट है, उनमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, परमानेंट सेल हैं, जो आपने एनाटॉमी में पढ़े। मेरिस्टेमेटिक सेल में भी आपको पता है रूट एपिकल, शूट एपिकल, मेरिस्टम अलग अलग हैं, रूट शूट के रीजन्स अलग अलग हैं, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, बहुत सारे लेयर्स हैं। सो अल्टीमेटली अलग अलग टाइप के सेल्स का बनना, दैट इज डिफरेंशिएशन।
यानी टाइम के साथ ग्रोथ होती रहे, नए नए सेल्स बनते रहे, और वो नए नए सेल्स डिफरेंशिएट होते रहे, अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते रहे, यानी सेल्स का नंबर भी बढ़े और वो सेल्स अलग अलग टाइप के भी बनते रहे, नए नए प्रकार के भी बनते रहे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। करेक्ट। सो अगर आप देखें तो लाइफ ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो पहला सेल बनता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड जाइगोट होता है। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ जाइगोट नाम के एक सेल से शुरू होती है। उसके बाद ये जाइगोट डिवाइड करता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एंड इस हिसाब से क्लीवेज होती रहती है और नए नए सेल्स तैयार होते रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो डेवलपमेंट जो है ऑफ अ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम जाइगोट इज वेरी प्रिसाइज एज वेल एज इट कंटेन्स हाईली ऑर्डर्ड इवेंट्स। यानी कोई भी चीज रेंडमली नहीं होती। आप अपने आसपास आपके जितने भी दोस्त यार हैं उन सभी को जब देखेंगे तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने दोस्त की ऑर्गेनाइजेशन एकदम सेम मिलेगी। आपकी जिस लेवल पर आंखें हैं आपके दोस्त की भी आंखें उसी लेवल पे होंगी। आपकी बॉडी में जितनी बोन्स हैं आपके दोस्त की बॉडी में भी उतनी ही बोन्स होंगी। तो जाहिर सी बात है आपके दोस्त की ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेम है। यानी जाइगोट जो है उसके पास पहले से सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी कि कौन कौन से ऑर्गन्स बनाने हैं और कौन कौन से ऑर्गन किस लेवल से निकलेंगे। सिमिलरली आपका जो पौधा है, आपका कोई पेड़ है, उसके पास भी पहले से सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उसके जाइगोट के पास। इस पेड़ में ये चीजें बनती हैं, यहां से डाली निकलेगी, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास एकदम प्रॉपर है। इसीलिए पेड़ जो है ये भी एक जैसे दिखते हैं। आप जंगल में जाएंगे तो आपको पेड़ दिखाई देंगे काफी सारे। तो एक स्पीसीज के जो पेड़ है जो एक जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन में उग रहे हैं आपको वो एक जैसे दिखाई देंगे, है ना। उनका साइज थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, आपका झाड़ियों का पैटर्न अलग हो सकता है, पेड़ की जो डालियां हैं उनका पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो अगर आप नॉर्मली देखें एक ब्रॉड व्यू में तो एक जैसे दिखाई देंगे। यानी ऑर्डर्ड इवेंट्स यहां पर होते हैं। तो जैसा मैंने बताया डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। यानी नए नए सेल्स बन रहे हैं, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है और डिफरेंट टाइप के सेल्स भी बन रहे हैं, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे सबसे पहले अगर आप शुरू करें जर्नी को फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, तो जाइगोट ने कई सारे सेल्स बनाए, कई बार डिवीजन करी तो एम्ब्रियो बना। फिर एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर पाया जाता है। इस बीज को जब आपने जमीन में बोया, जब आपने धरती में बोया तो सीडलिंग बन गई। सीडलिंग मतलब जब सीड अंकुरित हो जाता है, जैसे आपने कभी चने भिगोए होंगे, मूंग भिगोए होंगे, तो सुबह तक वो अंकुरित हो जाते हैं। उनको रात भर पानी में भिगो के रखोगे तो सुबह तक जो है आपको अंकुरित दिखाई दे जाते हैं। दीज बिकम्स सीडलिंग्स। उसके बाद वो जो सीडलिंग है थोड़ी और बड़ी होती है और बनती है प्लांटलेट, जिसको पौध कहते हैं। पूरा पौधा नहीं, पौध। अगर आप किसी नर्सरी में जाते हैं तो अलग अलग छोटे छोटे प्लास्टिक की काली पन्नियों में थोड़ी सी मिट्टी डालकर छोटे छोटे पौधे रखे हुए होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें प्लांटलेट कहते हैं, जिनको आप अपने घर ला करके उगा सकते हैं, फिर वो और बड़ा हो जाता है। तो जो छोटा एक प्रोटोटाइप है एक पौधे का, बहुत छोटा पौधा है, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, उसे हम पौध कहते हैं, उसे हम प्लांटलेट कहते हैं। और वो प्लांटलेट फिर उग करके पूरा का पूरा प्लांट यानी पूरा का पूरा पौधा बना सकता है। तो ये एक स्टेज वाइज आपको पूरा का पूरा पैटर्न दिखाया गया है। देन ग्रोथ की अगर आप बात करें तो इट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखाई देने वाला। आप 10 साल बाद किसी रिश्तेदार से मिलिए, देखते ही बोलेगा अरे बाप रे कितने बड़े हो गए हो छोटू, तुम तो पहले इतने से थे। यानी कि इट इज अ कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर, दिखाई दे रहा है कि आप बड़े हो गए हो। एंड इट इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर। जाइगोट जब बनता है उसके जस्ट बाद क्या करता है? डिवीजन, सेल्स के नंबर को बढ़ाता है। यानी जाहिर सी बात है ग्रोथ तो होनी ही होनी है, हर किसी के अंदर होनी है। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है ये, अब दोबारा बचपन का वो दौर नहीं आ सकता। अब जो वक्त चला गया वो चला गया, आप दोबारा से बच्चे नहीं बन सकते। अब आप बूढ़े बनोगे, जवान के बाद सीधा बूढ़े बनोगे। तो चाहे प्लांट का कोई ऑर्गन हो, चाहे उसका कोई पार्ट हो, चाहे एक सेल ही क्यों ना हो, अगर वो अपने प्रोटोप्लाज्म को बढ़ा रहा है, अगर उस सेल का मास बढ़ रहा है, तो उसको भी आप क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। और ग्रोथ के दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो एनाबॉलिज्म यानी बिल्डिंग वाले रिएक्शन ज्यादा होते हैं, चीजें बिल्ड हो रही होती हैं। कैटाबॉलिज्म यानी काटने पीटने वाले रिएक्शन कम हो रहे होते हैं। हालांकि इनका होना भी जरूरी है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं भाई, कैटाबॉलिज्म करोगे तभी तो एनर्जी बनेगी। ग्लूकोज जो है उसका हमने क्या किया था? कैटाबॉलिज्म, काटाबॉलिज्म, काट दिया था ग्लूकोज को, ऑक्सीडाइज कर दिया था, सारे के सारे CO2 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर दिया था, तभी तो जाकर के हमको ATP मिली थी। तो ये एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो एनाबॉलिज्म है ओवरऑल आपकी बॉडी को बड़ा करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक आता है प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब
इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड। तो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ जो है ये अनलिमिटेड होती है। प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं क्योंकि उनकी शूट और रूट की टिप पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स। तो ये लगातार डिवाइड करेंगे तो प्लांट की हाइट चाहे थोड़ी ही क्यों ना बढ़े, चाहे एक साल में 2 सेंटीमीटर ही क्यों ना बढ़े, जो कि आपको दिखाई नहीं देगी कि 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो प्लांट जो है अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाते हैं, चाहे बहुत कम ही क्यों ना बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है दे हैव अ पावर ऑफ सेल्फ परपेचुएशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आराम से सुनिएगा भाई। मैं अगर कहूं कि एक प्लांट जो है उसकी रूट में 1000 रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं। अब आप कहेंगे सर ये जो रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं इनमें तो डिवीजन की ताकत होती है, ये तो और नए नए सेल्स बनाती हैं, ये तो परमानेंट सेल्स बनाती हैं। एकदम सही बात है। तो 1000 रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं, समझ लीजिए डिवाइड कर जाते हैं तो 2000 सेल्स बन गए, 2000 परमानेंट सेल बने, मेरिस्टेमेटिक सेल खत्म। सारे मेरिस्टेमेटिक सेल तो डिवाइड कर गए तो खत्म हो जाने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। एक मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करता है तो एक परमानेंट सेल ऐड हो जाता है आपके प्लांट में, और दूसरा जो सेल है ये मेरिस्टेमेटिक ही बन जाता है दोबारा से। यानी ये क्या कर लेता है, अपनी पावर को, अपनी डिवीजन की पावर को रीजनरेट कर लेता है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ सेल्फ परपेचुएशन। ये दोबारा से रिप्रोड्यूस करने की ताकत रखता है, ये अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट कर लेता है। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ रीजनरेशन और सेल्फ परपेचुएशन। इसीलिए अगर 1000 रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं तो वो 1000 ही रहेंगे, इनफैक्ट वक्त के साथ हो सकता है बढ़े, क्योंकि वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी एग्जैक्टली वैसी ही बनेंगी जैसा पेरेंट था। यानी इनिशियली दोनों सेल्स जो बने हैं वो मेरिस्टेमेटिक ही बने हैं, उसमें से एक मॉडिफाई होकर के, डिफरेंशिएट होकर के बनता है परमानेंट सेल। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर बढ़ता ही है, टाइम के साथ कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास है पावर ऑफ सेल्फ परपेचुएशन या सेल्फ रीजनरेशन। प्लांट ग्रोथ ओपन है, जैसा मैंने आपको बताया था एनाटॉमी चैप्टर में भी कि प्लांट ग्रोथ जो है ये ओपन होती है। प्लांट्स आर ओपन फॉर ग्रोथ, ये ग्रो करना चाहते हैं इसीलिए अनलिमिटेड ग्रोथ दिखा सकते हैं। एंड डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन, ग्रोथ भी ओपन होती है, डिफरेंशिएशन भी ओपन होती है। यानी प्लांट में हमेशा नए नए सेल्स भी बनते रहते हैं, तो डिफरेंशिएशन के लिए भी प्लांट इज ऑलवेज ओपन, दोनों चीजें ओपन होती हैं। प्लांट जो है प्राइमरी ग्रोथ भी दिखा सकता है, लेंथ भी बढ़ा सकता है, और आपका सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखा सकता है, गर्थ यानी मोटाई भी बढ़ा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं प्लांट में जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तो अनलिमिटेड है, प्लांट तो हमेशा ग्रो करता रहेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका एक मैक्सिमम साइज होता है, उसके बाद वो झड़ जाती हैं पेड़ पे से। जैसे फूल है, पत्तियां हैं, झड़ते रहते हैं। आप किसी पेड़ के नीचे जाइए, हजारों पत्तियां आपको झड़ी हुई दिखाई देंगी। एक फ्रूट है वो लगा रहेगा पेड़ पे और उसके बाद झड़ जाएगा, जब उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली झड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। तो ये जो लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, एज वेल एज फ्लावर है, इनकी जो ग्रोथ है ये डिटर्मिनेट रहती है, यानी लिमिटेड रहती है। ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है भाई। एक पर्टिकुलर आपने साइज अगर अटेन कर लिया है, एक सेब है, एक पर्टिकुलर साइज अगर उसने अटेन कर लिया है तो वो नीचे गिर जाएगा। प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, अनलिमिटेड तो है, लेकिन इस प्लांट ग्रोथ को अलग अलग प्लांट पार्ट की ग्रोथ को नापा भी जा सकता है। तो अगर आप एक सेल की बात करें तो एक सेल जो है अगर बड़ा होगा तो सेल में क्या बढ़ रहा है, प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब एक सेल पहले ही इतना छोटा होता है, उसमें थोड़ा बहुत अगर 10-20% प्रोटोप्लाज्म बढ़ भी रहा है तो आप कैसे नाप पाओगे? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इसलिए हमने अलग अलग तिगड़म लगाए हैं, अलग अलग जुगाड़ लगाए हैं, जिससे हमें आइडिया लग सके कि भैया सेल ग्रो कर रहा है या नहीं, हमको पता लग जाए। तो यहां पर हम सेल नंबर को काउंट कर सकते हैं। ग्रोथ का मतलब है नंबर बढ़ना या मास बढ़ना, तो नंबर बढ़ रहा है तो भी आप क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। तो सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम का सेल जो है, मेज का यानी मक्का की रूट का अगर आप एक सेल ले ले तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर 17,500 नए सेल्स बना सकता है। यानी लगभग एक सेल से 18,000 सेल्स बन सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तो सेल का नंबर बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो गई। तो यहां पे सेल नंबर से आप ग्रोथ पता लगा रहे हैं। देन सेल साइज, वाटरमेलन का जो सेल्स है यानी तरबूज का जो सेल है, ये अपने साइज को 3.5 लाख गुना बढ़ा सकता है। 17,500 से भी 20 गुना ज्यादा बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। 3.5 लाख गुना अपना साइज बढ़ा सकता है एक वाटरमेलन का सेल। सरफेस एरिया की अगर आप बात करें तो पत्ते को आप नाप सकते हैं। एक पत्ता जब छोटा था तो पेपर पे उसकी ड्राइंग बना लीजिए, पत्ते को पेपर पे रखिए और ड्राइंग बना लीजिए। फिर वो पत्ता जब बड़ा हो जाए तब ड्राइंग बना लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा है एक पत्ता। सिमिलरली पॉलन ट्यूब है, उस ट्यूब की लेंथ कितनी बड़ी है, ये भी सारी चीजें आप नोट कर सकते हो। एक एप्पल है, पहले छोटा सा दिखाई दे रहा था तो फ्रूट की वॉल्यूम कम थी, बाद में वो एप्पल बड़ा हो गया,
फ्रूट की वॉल्यूम बढ़ गई, तो आपको आइडिया लग गया ना कि कितनी वॉल्यूम बढ़ी है। तो इस हिसाब से आप वॉल्यूम नाप सकते हो, लेंथ नाप सकते हो, सरफेस एरिया नाप सकते हो, सेल का नंबर नाप सकते हो, सेल का साइज नाप सकते हो। अब 10-20% अगर प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हो रहा है तो इसको नापना तो मुश्किल है, लेकिन 3.5 लाख गुना कोई चीज बढ़ जाएगी तो आसानी से नाप पाएंगे ना। तो इसलिए वाटरमेलन में उस चीज को आप कंसिडर कर सकते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ, यह हम ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके थे भाई। 3 आपके जोन्स हमने बनाए थे रूट में बकायदा। सबसे पहले आपकी जो रूट कैप थी उसके जस्ट ऊपर क्या था, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स प्रेजेंट है जो डिवाइड करते रहेंगे, नए नए सेल्स बनाते रहेंगे। फिर है जोन ऑफ इलोंगेशन, जहां सेल्स जो नए नए बने हैं परमानेंट सेल्स वो लंबे हो जाएंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन, तो सेल्स इलोंगेट हो जाएंगे, रूट की लंबाई बढ़ाने में मदद करेंगे। वैक्यूलेशन होगी, बड़ा वैक्यूल आएगा, लंबा सा वैक्यूल आएगा, लंबे लंबे सेल्स यहां पर होंगे। और फिर जोन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पर आपको रूट हेयर देखने को मिल रहे थे, जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपके सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, यानी डिफरेंशिएट कर चुके होंगे, अलग अलग काम धंधा पकड़ चुके होंगे, अलग अलग कामों को कर रहे होंगे। दैट इज गोइंग टू बी जोन ऑफ मैच्योरेशन। सेम चीज यहां पर रिपीट होती है। यहां पर एक भी चीज अभी तक ऐसी नहीं है विच इज वेरी यूनिक। या तो आपने कोई चीज मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखी है, या आपने कोई चीज एनाटॉमी में पढ़ रखी है, या आपने कोई चीज लिविंग वर्ल्ड में पढ़ रखी है, या आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ रखी है, लेकिन पढ़ रखी है। कोई भी चीज एब्सोल्युटली यूनिक नहीं है इस चैप्टर में अदर देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला टॉपिक। यहां पर कुछ मैथमेटिकल चीजें आती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं ग्रोथ रेट। जब भी किसी चीज के पीछे रेट लग जाए, यानी आप पर टाइम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, मैं चल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 घंटे में कितना चल रहा हूं वो मेरे चलने का रेट हो जाएगा, मैं 1 मिनट में कितना चल रहा हूं वो मेरे चलने का रेट हो जाएगा। जब मैं किसी भी चीज को टाइम के नजरिए से देखना शुरू कर देता हूं, दैट बिकम्स रेट। तो प्लांट ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लांट 1 घंटे में कितना ग्रो किया, 1 साल में कितना ग्रो किया, 1 महीने में कितना ग्रो किया, मैंने अगर उस पर टाइम का फ्रेम लगा दिया है, दैट विल बी रेट। यानी प्लांट कैसे ग्रो करता है, कितने टाइम में, उसको मैं ग्रोथ रेट कहता हूं, यानी ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इट कैन बी एनी टाइम, 1 साल हो सकती है, 1 महीना हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग है ना। पर किसी भी चीज को जब आप टाइम में नाप दें, दैट इज गोइंग टू बी रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर होती है आपकी एरिथमेटिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ मतलब इसे आप कहते हैं लीनियर ग्रोथ। तो यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आराम से देखिएगा, ये आपको मेडिजी में भी मिल जाएगा, ये चार्ट आपका यहां पर है। सबसे पहले मैंने लिया एक मेरिस्टेमेटिक सेल लाल कलर का, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे, 2, मैंने बताया 2 सेल बनेंगे। अब जो 2 सेल बने उसमें से एक तो मेरिस्टेमेटिक ही रह जाएगा और दूसरा परमानेंट बन जाएगा, तो एक सेल ऐड हुआ मेरे सिस्टम में। अब ये परमानेंट वाला तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो ये एज इट इज यहां पे लिख दो आप। ये जो मेरिस्टेमेटिक वाला था इसने फिर 2 सेल्स बनाए, एक मेरिस्टेमेटिक ही रह गया, एक आपका परमानेंट हो गया। अब ये दोनों डिवाइड नहीं कर सकते, इनको यहां पे मार्क कर दीजिए। ये जो मेरिस्टेमेटिक वाला था इसने डिवाइड करके 2 सेल बनाए, एक दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो गया, ये फिर परमानेंट हो गया, तो 3 परमानेंट है, इनको यहां पे मार्क कर दीजिए। और एक मेरिस्टेमेटिक से फिर एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट सेल बना, यानी पहला डिवीजन हुआ तो एक परमानेंट सेल ऐड हुआ, दूसरा डिवीजन हुआ तो दूसरा सेल ऐड हुआ, तीसरे में तीसरा सेल, चौथे में चौथा सेल। हर लेवल पे, हर डिवीजन पे सिर्फ एक सेल ऐड हो रहा है। 1 से 2 सेल बने, फिर यहां एक ही डिवाइड कर रहा है ना, ये तो डिवाइड करेगा ही नहीं, तो इससे फिर 2 सेल बने, फिर ये डिवाइड नहीं कर रहा तो इससे फिर 2 सेल बने, इससे फिर 2 सेल बने, एंड सो ऑन। डिवाइड करने वाला सेल तो एक ही है। अगर एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, उसने 2 सेल बनाए, एक परमानेंट हो गया, ये तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो ये तो अगली साइकिल में पार्ट लेगा ही नहीं। दूसरा जो मेरिस्टेमेटिक है ये डिवाइड करेगा, ये आगे 2 सेल बनाएगा, तो टोटल 3 सेल हो जाएंगे। तो 1 से 2 सेल बने, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। हर कदम पे एक एक सेल बढ़ रहा है, हर कदम पे एक एक सेल बढ़ रहा है, यानी क्या यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रही है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, इलोंगेशन का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो पहले कुछ ना कुछ तो रूट की लेंथ होगी। अगर मैं समझ लेता हूं कि रूट की लेंथ बढ़ रही है प्लांट की रूट की, तो कुछ सेल्स तो पहले के भी होंगे, इसलिए मैंने 0 पे नहीं लिया है इस ग्राफ को, कुछ तो लेंथ थी। फिर आपका एक टाइम के बाद 1 सेल बढ़ा, फिर 2 सेल बढ़ा, फिर 3 सेल बढ़ा, फिर 4 सेल बढ़ा, फिर 5 सेल बढ़ा, फिर 6 सेल। तो आपका एकदम टाइम के साथ एकदम, अगर आप देखो ग्राफ परफेक्ट आ रहा है। जितना टाइम आप देते रहोगे, समझ लीजिए 1 मिनट में डिवीजन हो रही है एक बार, तो 1 मिनट में 1 नया सेल बना, 2 मिनट में 2 नए सेल बनेंगे, 3 मिनट में 3 नए सेल, 4 मिनट में 4 नए सेल, 5 मिनट में 5 नए सेल, एकदम लीनियर ग्रोथ होगी। तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT।
LT मतलब फाइनल लेंथ, L0 मतलब इनिशियल लेंथ टाइम 0 था जब, R मतलब आपका रेट और T मतलब टाइम। जितना टाइम देते जाओगे उतने ही आपके नए नए सेल्स बढ़ते जाएंगे। ये आपका सिंपल लीनियर ग्रोथ का फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में एक नया सेल बनता है, 5 मिनट का आपने टाइम दिया, 5 सेंटीमीटर पहले से ही रूट की लेंथ थी, तो रूट की लेंथ पहले से 5 सेंटीमीटर है ना। 1 मिनट में एक सेल बनता है और 5 मिनट आपने दी तो 5 सेल आपके यहां बने, मतलब 5 सेंटीमीटर समझ लीजिए आपकी लेंथ यहां बढ़ी। 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ती है तो, और यहां पर क्या हुआ 5 सेंटीमीटर आपने इनिशियल ले रखी थी, तो LT कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आप खुद भी निकाल सकते थे, घर पे भी बना सकते थे फॉर्मूला बढ़िया तरीके से बैठ के। आपको रेट मिल गया, उस रेट को आपने कितने टाइम तक होने दिया है एक प्लांट में। जैसे 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ जाती है रूट की, तो 5 मिनट में कितनी बढ़ेगी 5 सेंटीमीटर। 5 मिनट टाइम दिया, 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में बढ़ती है, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ी बढ़ी। पहले से लेंथ थी रूट की 5 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, बात खत्म। ये तो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन दूसरा जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। यहां क्या होता है, यहां पावर जो है ये आपकी आ जाती है एकदम टॉप पे, एक्सपोनेंशियल पावर बन गई है। अब ये जो आपका रेट है ये पावर में आ चुका है, और पावर में जब कोई आती है चीज तो खतरनाक रिजल्ट आते हैं। जैसे 2⁻0, अभी तक एक भी डिवीजन नहीं हुआ है। 2⁻0 मतलब किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज 1, तो एक सेल है। फिर 2⁻1 यानी 2 सेल बन गए, 2⁻2 यानी 4 सेल बन गए, 2⁻3 यानी 8 सेल बन गए। फिर पावर बढ़ती जाएंगी, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। हर बार 2 नए सेल्स बन रहे हैं और दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर दोनों के दोनों सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं, तो ये आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, ये है आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये है आपका टाइम। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्यों बोला, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्योंकि फाइनल नंबर इनिशियल नंबर पे मैटर करेगा, डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही सेल है, एक प्लांट में मेरे पास एक सेल है फिलहाल, तो एक सेल से मैं कितने सेल बनाऊंगा, अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो सर 2 सेल बनाएंगे। तो 2 ही सेल क्यों बने, क्योंकि मेरे पास एक ही सेल था इनिशियली, एक सेल को डिवाइड करा है तो 2 सेल बने। लेकिन समझ लीजिए मेरे पास 1 करोड़ सेल होते और सारे डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने सेल बनते, 1 करोड़ से 2 करोड़। मेरे पास 10 करोड़ सेल होते तो कितने बनते, 10 करोड़ से 20 करोड़। मेरा फाइनल नंबर डिपेंड कर रहा है इनिशियल नंबर पे, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। यानी मेरे फाइनल नंबर का रिलेशन है मेरे इनिशियल नंबर के साथ। जितने मेरे इनिशियल सेल्स होंगे उसके डबल मुझे फाइनल सेल्स मिलेंगे। समझ लीजिए कोई आपको बोले आपके पास जितने पैसे हैं मैं डबल कर दूंगा, तो ज्यादा अमीर कौन होगा, जो पहले से ज्यादा अमीर होगा वो ज्यादा अमीर और हो जाएगा। भाई आपके पास टोटल थे 10,000 रुपए, आपको किसी ने उधार ही देने से मना कर दिया, तो 10,000 के 20,000 रुपए हुए, आपको सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जिसके पास पहले से 100 करोड़ रुपए थे उसके एक दिन में ही 200 करोड़ हो गए। तो जिसपे पहले से इनिशियल अमाउंट ज्यादा है उसको फाइनल आउटकम भी ज्यादा मिलता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। यहां पे रिलेशन मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, ये जब डिवाइड किया तो 2 सेल बने, दोनों मेरिस्टेमेटिक, दोनों मेरिस्टेमेटिक तो दोनों डिवाइड करेंगे, इसने ये 2 सेल बनाए, इसने ये 2 सेल बनाए। फिर 4 सेल थे, चारों डिवाइड करेंगे 8 सेल बनाएंगे, 8 सेल है 8 डिवाइड करेंगे 16 सेल बनाएंगे, धनाधन सेल बनते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, सबसे पहले आपको लैग फेज देखने को मिलता है। लैग फेज क्यों, 1 से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, पता ही नहीं लग रहा, बहुत कम कम ग्रोथ हो रही है, इसे कहते हैं लैग फेज। समझ लीजिए यहां 1000 सेल आ गए, 1000 से बने 2000, 2000 से 4000, 4000 से 8000, 8000 से 16000, एकदम लैग के बाद लॉग फेज आ गया, एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। पहले ही सेल इतने इकट्ठे हो चुके थे कि अब धड़ाधड़ जब वो सेल डिवाइड कर रहे हैं, उनका नंबर जब डबल हो रहा है तो और ज्यादा नंबर दिखाई दे रहा है, और बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मजा नहीं आ रहा है। 1000 से 2000, 2000 से 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, है ना, 1,28,000, खूब नंबर दिखाई दे। एक टाइम के बाद जब बहुत सारे सेल एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो इनहिबिटर्स जो है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने लग जाते हैं। जब सेल्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो इनहिबिटर्स भी अक्यूमुलेट होते रहते हैं। वो इनहिबिटर्स एक टाइम के बाद इन सेल्स को ग्रो नहीं करने देंगे, एक टाइम के बाद खाने की भी कमी होने लग जाएगी, स्पेस की भी कमी होने लग जाएगी, और इनहिबिटर्स भी आ जाएंगे, तो एक टाइम के बाद ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसे कहा जाता है स्टेशनरी फेज या एसिम्प्टोट। इसीलिए ये जो कर्व है ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सिग्मॉइड या एस शेप कर्व। एक एस जैसा यहां पर क्या बन रहा है, अल्फाबेट बन रहा है।
इसीलिए इसे एस शेप या सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है। करेक्ट। तो यहां पहले क्या थी, 2 की पावर 0 यानी एक सेल था, फिर 2 की पावर 1 दैट इज 2 सेल्स, 2 की पावर 2 4 सेल, 2 की पावर 3 8 सेल, 2 की पावर 4 16 सेल। तो यहाँ जो आपका रेट बढ़ रहा है ये पावर में बढ़ रहा है, पहले पावर 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, यहाँ पर पावर में चीजें हो रही हैं तो हर बार नंबर डबल होता चला जाएगा, दैट्स वाई इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। एक और एनसीईआरटी में टर्म है रिलेटिव ग्रोथ एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ। अभी रिलेटिव ग्रोथ तो हम लोग समझ चुके हैं, रिलेटिव ग्रोथ विच इज बेस्ड ऑन इनिशियल पैरामीटर। आपके पास है ही एक सेल तो 2 ही सेल बन पाएंगे, अगर एक सेल डिवाइड करेगा तो। आपके पास है 1,00,000 सेल तो 2,00,000 सेल बन पाएंगे। जितना बड़ा आपका इनिशियल नंबर होगा उतना ही बड़ा आपका फाइनल नंबर होगा, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ। जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल बता दो भैया ग्रोथ कितनी हुई, फाइनल माइनस इनिशियल। एक पत्ता है उसका फाइनल साइज है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले था उसका साइज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज था, फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बढ़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो कितना बढ़ा ओवरऑल साइज, फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5 दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा, पहले 5 था अब 10 हो गया, डबल हो गया, तो आप बोलोगे 100% बढ़ा है, डबल हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक पत्ती है जिसका साइज है या सरफेस एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइनल साइज उसका हो जाता है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 से 55 हुआ, 50 से 55 हुआ यानी 5 ही तो बढ़ा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 से 55 हुआ, 10% ही तो बढ़ा है, तो 10% इज गोइंग टू बी द रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट कोई पूछे, फाइनल माइनस इनिशियल 55 माइनस 50, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पत्ता बढ़ा है, दैट्स इट, है ना। तो ये बहुत आसान है निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें आपको इनिशियल के हिसाब से देखना पड़ेगा कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है। पत्ता 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया लेकर बैठा है यानी डबल हो गया, 100% ग्रोथ हुई है। और 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बढ़ा, यानी कि आपका 10% ग्रोथ हुई है। फिर एक और यहां पर इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है कॉल्ड पैरेलल लाइन टेक्निक टू फाइंड आउट द जोन ऑफ इलोंगेशन। आपको ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि जोन ऑफ इलोंगेशन कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मार्किंग बना दीजिए, ABCDEFG ऐसे करके मार्किंग बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये ग्रो करेगा, तो आपको पता लगेगा कि यार ये वाला जो है G और H इसके बीच में तो पहले जितना गैप था अभी भी उतना ही गैप है, यानी कि इसमें ग्रोथ नहीं हुई, ये लाइनें अदरवाइज दूर दूर चली जाती। लेकिन आप देख रहे होंगे ये वाला जो पॉइंट है यहां देखो लाइनें कितनी दूर दूर चली गई, यानी ये वाला पार्ट ग्रो किया है C और D के बीच में, तो यहाँ पे इलोंगेशन हुई है, इलोंगेशन हैज अकर्ड। तो जो जो लाइनें दूर चली जाएं इसका मतलब उनके बीच में ग्रोथ हुई है, वो जोन ऑफ इलोंगेशन के पार्ट में आ रही है ना। और जो दो पॉइंट्स जितनी दूरी थी उनके बीच में उतनी ही दूरी है फाइनली भी, इसका मतलब उस दायरे में उस जगह पर इलोंगेशन हुई ही नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर A और B के बीच का देखो डिस्टेंस बड़ा है, यानी A और B जोन ऑफ इलोंगेशन में आ रहा है, B और C के बीच का बड़ा है जोन ऑफ इलोंगेशन, C और D के बीच का जोन ऑफ इलोंगेशन, D और E का जोन ऑफ इलोंगेशन, E और F जोन ऑफ इलोंगेशन। अब इनमें लेट से पहले जितनी जगह थी उतनी ही है, इनमें लेट से पहले जितनी जगह थी उतनी ही है, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन। कोई पूछे जोन ऑफ इलोंगेशन कितना है, आप बोलेंगे A से E तक है सर, इसमें जितनी भी लाइनें थी इनके बीच का गैप बढ़ा है, बाकी हमने कहीं लाइनों के बीच में गैप बढ़ता हुआ नहीं देखा, तो दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन, दिस इज नॉट जोन ऑफ इलोंगेशन। ये आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस फॉर ग्रोथ, अब हम बहुत जरूरी टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम प्लांट ग्रोथ को बकायदा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो कंडीशंस ऑफ ग्रोथ में यानी प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो कुछ तो उसकी इंटरनल कंडीशन है जो बढ़िया होनी चाहिए, और कुछ बाहर की कंडीशन है, दुनियादारी की कंडीशन है जो बढ़िया होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट्रासेलुलर कंडीशन, इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब विद इन, एक सेल के अंदर ही क्या होना चाहिए, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA, यानी कि प्लांट का अगर जेनेटिक मटेरियल सॉलिड है, अगर प्लांट एक ऐसी वैरायटी का है जिसमें ग्रो करने की ताकत है तो वो बाय डिफॉल्ट ज्यादा ग्रो करेगा, और एक प्लांट ऐसा है जिसका जेनेटिक मटेरियल ही कमजोर है तो वो कम ग्रो करेगा, सीधी सीधी सी बात है।
इंटरसेल्यूलर यानी सेल्स के बीच में ट्रेवल करने वाला केमिकल, यहां आपको देखने को मिलते हैं पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन। एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल ले जाने वाले केमिकल्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। तो यहां फाइटो हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। ये जितने ज्यादा होंगे, है ना, उतना ही बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगी आपके अंदर। अगर हार्मोन्स की क्वांटिटी अच्छी है ना, जितनी चाहिए उतनी है, एम्पल क्वांटिटी है, तो आप अच्छा काम करोगे। हार्मोन्स की क्वांटिटी कम है तो दिक्कत हो जाएगी, हार्मोन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत हो जाएगी। हाइपर हार्मोन सिक्रीशन भी नहीं होना चाहिए, हाइपो हार्मोन सिक्रीशन भी नहीं होना चाहिए, उनकी क्वांटिटी एम्पल होनी चाहिए। तो जिसके पास अच्छे पीजीआर होंगे, अच्छे फाइटो हार्मोन्स होंगे, वो बढ़िया ग्रो करेगा। जिसके पास कमी रह जाएगी या बहुत ज्यादा अगर हार्मोन्स होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक्सटर्नल फीचर में देखिए आपके पास होने चाहिए यहां पर वाटर, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी 70% पानी की बनी है। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन पानी में होते हैं। पेड़ों को, पौधों को खिला खिला रखने के लिए, टर्जिड रखने के लिए, उनके सेल्स को बढ़िया एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए वाटर का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑक्सीजन आपको पता है भाई, ग्लूकोज तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन अगर करनी है, आपको एनर्जी अगर निकालनी है तो ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये आपके प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस में मदद करेंगे, यानी सेल्स को स्ट्रांग बनाएंगे। टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट करता है एंजाइमेटिक रिएक्शन को, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपर हो तो आपको अच्छा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एंड लाइट एंड ग्रेविटी, कैसे पता लगता है एक पौधे को कि स्टेम ऊपर की साइड जाएगी? क्योंकि वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। और रूट को कैसे पता है कि नीचे जाना है? क्योंकि वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, उसको पता है कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना है, धरती की तरफ अट्रैक्ट होना है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली पेड़ की पोलैरिटी को मेंटेन करते हैं कि स्टेम ऊपर की साइड, रूट नीचे की साइड, ये मेंटेन करते हैं लाइट और ग्रेविटी। तो ये सारी चीज अगर प्रॉपर है तो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। अब एक टॉपिक है जो कि अगेन रिलेटेड है एनाटॉमी से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। नाम से क्या पता लग रहा है सर? डिफरेंशिएशन तो हमको पता है। अब जो आपके रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं, ये नए नए सेल्स बनाते रहते हैं। नए नए सेल्स बनाएंगे तो वो सेल्स जो बने हैं नए वाले, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स में मॉडिफाई हो जाएंगे। कोई जाइलम बनाएगा, कोई फ्लोएम बनाएगा, कोई जाइलम में भी ट्रैकिड बनाएगा, वेसल बनाएगा, पेरेनकाइमा बनाएगा, फाइबर बनाएगा, अलग अलग टाइप के सेल्स बनना। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स का बनना, डिफरेंट टाइप के परमानेंट सेल्स का बनना इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंट से ही यहां पर बढ़ा है डिफरेंशिएशन। अगर ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी उल्टी हो जाए, डिलीट हो जाए, तो इसे कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है डिलीट हो जाना, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो थे उनसे नए नए परमानेंट सेल बने, तो इट इज डिफरेंशिएशन। परमानेंट सेल्स कुछ केसेस के अंदर, हर केस में नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जो परमानेंट सेल्स हैं, जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये दोबारा से अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को उजागर कर लेते हैं, ये दोबारा से डिवाइड करने के पोटेंशियल को वापस ले आते हैं। इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और अब ये मेरिस्टेमेटिक हो चुके हैं, परमानेंट से उल्टा हो चुका है प्रोसेस। डी डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा हो चुका है। तो मेरे भाई अब ये दोबारा से फाइनली डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसे कहते हैं री डिफरेंशिएशन। री का मतलब होता है अगेन, जैसे कि रिप्रोडक्शन, टू रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। री का मतलब होता है अगेन। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बना दिया इन अ एक्सेप्शनल केस, तो उसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, कि भैया उल्टा हो गया। और अब उल्टा हो गया तो दोबारा से सीधा करना पड़ेगा, तो री डिफरेंशिएशन। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहली बार डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। री डिफरेंशिएशन मतलब एक बार उल्टा हो चुका है इसका कार्यक्रम, ये दोबारा से सही हुआ है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनने चला है, दैट इज री डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल हैं। अगर शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल हैं तो मुझे बताइए, क्या शूट के सारे सेल्स यही शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स बनाएंगे? बिल्कुल। तो शूट में आपको पता है भैया कि कॉर्टेक्स भी होगी, एपिडर्मिस भी होगी, पिथ भी होगी, वस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम भी होगा, मेडुलरी रे भी होंगी, एपिडर्मिस भी होगी, सब होगी, बिल्कुल होगी। तो ये जो आपका एपिकल मेरिस्टम सेल था, इसने परमानेंट सेल बनाया। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट सेल यानी क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दिस इज डिफरेंशिएशन। अब यहां पर ये जो मेडुलरी रे के सेल है, मैंने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये मेडुलरी रे के जो सेल्स हैं, ये आपके कैसे होते हैं? पेरेनकाइमेटस होते हैं, जिंदा होते हैं। ये दोबारा से क्या कर लेते हैं? अपनी एक्टिविटी को
एक तरीके से क्या कर लेते हैं, उजागर कर लेते हैं और दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। तो ये मेडुलरी रे के जो सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने में हेल्प करते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी डाइकॉट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो कैम्बियम थी ही विद इन द वस्कुलर बंडल, इसे इंट्राफेसिकुलर कहते हैं। लेकिन दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो बनेगी ये कौन बनाएगा, मेडुलरी रे के सेल्स बनाएंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये अब कैम्बियम बना रहा है और कैम्बियम का तो काम ही है डिवाइड करना, सेकेंडरी ग्रोथ कराना, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया है। तो ये जो आपका मेडुलरी रे था इस परमानेंट सेल से दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और अब मेरिस्टेमेटिक सेल बना है, कैम्बियम बना है, तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। अब आपको पता है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दे आर परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन गए, लेकिन दोबारा नए नए नहीं बने, दोबारा डिफरेंशिएशन हुई है, तो इट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। तो पहली बार जब मेरिस्टेमेटिक सेल से नया नया जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसने डिवीजन करी, डिवीजन करते ही जो सेल नया वाला बना है ये परमानेंट हो गया, तो इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन। बनते ही डिफरेंशिएट कर गया, डिफरेंशिएशन। उनमें से कुछ सेल्स, बहुत सारे सेल जो डिफरेंशिएशन से बने थे, उनमें से कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं और मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। और वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल नए बने हैं ताजा ताजा, वो जब दोबारा से डिफरेंशिएट होंगे, तो इट इज रीडिफरेंशिएशन। री का मतलब ही होता है दोबारा। जैसा मैंने बताया था ग्रोथ की तरह डिफरेंशिएशन भी ओपन होती है प्लांट्स में, यानी नए नए प्रकार के सेल्स भी हमेशा प्लांट में ऐड होते रहते हैं। प्लांट में ग्रोथ भी निरंतर होती रहती है, अनलिमिटेड, और ग्रोथ हो रही है तो एक जैसे सेल्स थोड़ी बनेंगे, हर प्रकार के सेल्स बनते रहेंगे। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर ओपन इन केस ऑफ प्लांट्स। अब अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था दैट इट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, है ना, इट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो जब आप एक बीज को बोते हैं जमीन में, ऑल चेंजेस फ्रॉम सीड जर्मिनेशन, बीज बोने से लेकर के प्लांट के सेनेसेंट हो जाने तक, बूढ़ा हो जाने तक, जितने भी चेंजेस हैं इसे डेवलपमेंट कहते हैं। सर सेनेसेंट के बाद तो डेथ है, उसे डेवलपमेंट थोड़ी कहेंगे, मर जाना कोई डेवलपमेंट थोड़ी है। सेनेसेंट्स तक थोड़ी बहुत चेंजेस तब भी आप में होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद तो मृत्यु है, उसके बाद तो आप उल्टा और घसीटे ही जाओगे ना, डेवलप नहीं होगे, उल्टा जो रेग्रेस होगे, कमजोर होगे। दैट्स व्हाई सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक की जितनी भी आपकी यात्रा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा बुरे तरीके से दिया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। हमको पता है कि ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है तो इसका काम क्या है, इसका काम है जी डिवाइड करना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब प्लाज्मा की ग्रोथ, प्लाज्मा की ग्रोथ मतलब इसका साइटोप्लाज्मा बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा सेल का, तो इसमें डिवीजन ट्रिगर हो जाएगी। क्या ये डिवाइड करना शुरू कर देगा सेल, बिल्कुल शुरू कर देगा, तो इसमें डिवीजन ट्रिगर हो जाएगी, तो दो सेल बन गए। अब आपको पता है एक सेल जो है इसको तो परमानेंट सेल बनना है और दूसरे वाले को दोबारा से घूम घुमा करके सेल्फ रीजनरेशन या सेल्फ परपेचुएशन करनी है, मेरिस्टेमेटिक सेल बनना है। तो जो परमानेंट वाला है, डिवीजन के बाद क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी ये लंबा होगा सेल, उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन में डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर ये मैच्योर सेल है, ये अपना काम धंधा करेगा जीवन भर, और उसके बाद बूढ़ा होके मर जाएगा, सेनेसेंस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दिस इज द ओवरऑल केस। यानी सबसे पहले कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा यार साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर जाएगा। अब दो सेल बने हैं, एक को दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बनना है तो वापस आके मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, ये वाला सेल रीजनरेट हो गया, वापस से डिवाइड करने के लिए तैयार हो गया। दूसरा वाला जो नया सेल है ये आपका मैच्योर हो जाएगा, इलोंगेट होगा, मैच्योर होगा, फिर काम करके एक दिन बूढ़ा होकर के मर जाएगा। दिस इज द साइकिल। इसके बाद आता है टॉपिक प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक होना। प्लास्टिक मतलब हम जो यूज करते हैं थैली पन्नी, वो वाला प्लास्टिक नहीं। प्लास्टिक का मतलब होता है बायोलॉजी में फ्लेक्सिबल, यानी कई चीजें अपने आप को अलग अलग रूपों में, अलग अलग शेप्स में ढाल सकती हैं, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक नेचर, है ना। जैसे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है न्यूरोसाइकोलॉजी में, तो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि योर ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। अगर आप आज सोचो कि यार मेरे को गिटार सीखना है, जबकि आपका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, तो भी आप गिटार सीखने की ओर प्रेरित हो सकते हो, गिटार सीख सकते हो। तो कई सारी चीजें हैं जो ह्यूमन अपनी लाइफ के दौरान सीखता है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक नेचर।
राइट। तो अब ये जो है ये है आपका प्लास्टिसिटी। तो प्लांट जो है इसके अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ये अलग अलग तरीके के दिखने लग जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशन या फेजेस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉटन का, कोरिएंडर का या लार्कस्पर का, है ना, सीएलसी से याद कर लो, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर। तो मेरे भाई यहां पर कोरिएंडर का एग्जाम्पल ले लीजिए, धनिया का। तो धनिया जब छोटा होता है तो इसकी पत्ती अलग दिखाई देती है, देखो 2 लोब्स वाली पत्ती दिखाई दे रही है। और अडल्ट जो है तो इसमें फ्रेगमेंटेड लीफ दिखाई देती है। तो ड्यूरिंग द लाइफ कंडीशन, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है एक प्लांट, जब वो छोटा था, जुवेनाइल था, तो पत्ती अलग दिखती थी, जो बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, तो पत्ती अलग दिखती है। यानी लाइफ के फेजेस के हिसाब से इस पत्ती ने अपनी शेप को चेंज कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। और पत्ती की बात कर रहे हैं यहां पर, प्लास्टिसिटी इज फॉर ऑल द ऑर्गन्स, कि कोई भी ऑर्गन अलग अलग तरीके का दिख रहा है छोटे बच्चे में और जवान में, तो दैट इज प्लास्टिसिटी। यहां पर हम पत्ती की बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, फिली का मतलब क्या होता है? लीफ। तो लीफ अलग अलग तरीके की दिखाई दे रही है, तो हेट्रोफिली। और कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में लीफ अलग अलग तरीके की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइफ फेजेस में ये अलग अलग होती हैं, छोटे की अलग, बड़े की अलग। यहां पर देखिए आप एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, अगर कोई पौधा है ये आपका जमीन पर रहता है तो इसके पत्ते ऐसे दिखाई देंगे। पानी में अगर रहता है तो पानी में आपके पत्ते फट ना जाएं पानी की लहर के दबाव से, तो आपके पतले पतले दिखाई देते हैं इस हिसाब के। तो यहां पर है टेरेस्ट्रियल लीफ, यहां पर है एक्वेटिक लीफ, यानी सेम प्लांट है, लेकिन टेरेस्ट्रियल कंडीशन में उगाया तो पत्ता अलग शेप का था और एक्वेटिक में उगाया तो अलग शेप का था। ये देखने को मिलता है आपको एग्जांपल बटर कप में। तो कप में आप क्या पीते हो? पानी। तो पानी और लैंड वाला जो एग्जांपल है, वाटर और लैंड वाला, यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाला, इसका एग्जांपल हो जाएगा बटर कप। ये मैंने खुद कप से ही याद किया था कि हाँ भाई कप में पानी पीते हैं। तो पानी और लैंड वाला जो एग्जांपल है दैट इज बटर कप। तीनों जो बच गए, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, वो क्या हो जाएंगे? आपके छोटे और बड़े, यानी जुवेनाइल और अडल्ट पौधे की डिस्कशन कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोफिली, यानी पत्ते की अलग अलग शेप हो जाना, या तो लाइफ के फेज के हिसाब से या फिर आपका एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। करेक्ट। अब आ गए हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम पीजीआर भी कहते हैं या फिर फाइटो हार्मोन भी कहते हैं या प्यार से प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं। अब हमारे हार्मोन और प्लांट हार्मोन में कोई खासा फर्क नहीं है अगर आप डेफिनेशन को समझना चाहें तो। आपके भी जो हार्मोन है वो भी स्मॉल एंड सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हार्मोन है सर, उनको हम लोग ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तो ये बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर, वो एक सटीक जगह पर जाकर ही एक्ट करेंगे। तो एक तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, इनको पता है इनको कहां पर जाना है, और दूसरा बहुत लाइट होना इनका जरूरी है, तभी ये खून में बढ़िया तरीके से बह पाएंगे। तो स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स यहां पर होने चाहिए, और साइट ऑफ फॉर्मेशन से, जहां ये बने हैं वहां से लेकर के इनको साइट ऑफ एक्शन तक हमको पहुंचाना रहता है। कोई सेल ऐसा है जो हार्मोन बना रहा है और कोई सेल ऐसा है जिसको हार्मोन की जरूरत है। इनके बीच में हार्मोन क्या करता है? ट्रेवल करता है, तो उसका स्मॉल और सिंपल होना जरूरी है। तो कुछ हार्मोन्स जो है प्लांट के प्रमोटर होते हैं, यानी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करते हैं, प्लांट का साइज बढ़ाते हैं, है ना, प्लांट में पैटर्न फॉर्मेशन करते हैं, लीफ को ग्रो करते हैं, स्टेम को ग्रो करते हैं, रूटिंग कराते हैं, शूटिंग कराते हैं, फ्लावरिंग कराते हैं, अच्छे अच्छे काम कराते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबर्लिन या जिबर्लिक एसिड कहा जाता है इसको, एंड साइटोकाइनिन। कुछ ऐसे होते हैं जो इनहिबिटर होते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड। और इथाइलिन जो है दोनों काम करता है, प्रमोटर के भी, इनहिबिटर के भी, लेकिन इसके पाप जो है इसके पुण्य से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली ये इनहिबिटर की तरह ज्यादा काम करता है, लेकिन कुछ प्रमोटर एक्टिविटीज भी ये दिखाता है। तो इसको अगर एक में रखना पड़े कभी तो आप इनहिबिटर में रख सकते हैं, वैसे दोनों प्रकार के काम करता है। तो देयर आर 5 मेन पीजीआरस, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन सबसे खास है क्योंकि गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन और कुछ नहीं, केमिस्ट्री में आप जो इथीन पढ़ते हैं दैट इज इथाइलिन ओनली। इथीन मतलब एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 बॉन्ड्स तो इन्होंने आपस में बना लिए, 2 बॉन्ड्स और बनाने हैं, तो H2 इस साइड, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ इस साइड बॉन्ड बनेंगे और 2 हाइड्रोजन के साथ इस साइड बनेंगे, ये वाला कार्बन बनाएगा, तो CH2 दैट इज योर इथाइलिन और इथीन। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है, 2 ही तो कार्बन है इसमें, तो ये क्या होता है आपका बहुत ही लाइट गैस होती है, तो ये गैसियस आपका हार्मोन है, राइट। तो ऑक्सिन इज अ प्रमोटर, जिबर्लिक एसिड इज अ प्रमोटर, साइटोकाइनिन इज अ प्रमोटर, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर और इथाइलिन बोथ ये ऊपर से समझ चुके हैं।
प्रिकर्सर बनते किससे हैं? ऑक्सिन किससे बनता है? इंडोल डेरिवेटिव से बनता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IAA और IBA, दीज आर टाइप ऑफ ऑक्सिन्स। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है कि सबसे कॉमन ऑक्सिन कोई आपसे पूछे कौन सा है, इंडोल एसिटिक एसिड। नाम में क्या रहा है? इंडोल, तो इंडोल से बनता है, बात खत्म है ना। और इंडोल जो है खुद ये किससे बनता है? ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड से बनता है। तो तीन आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। उनमें से ट्रिप्टोफैन से ये बनता है। जिबर्लिक एसिड, जी और ए के बीच में लगा दीजिए टी, तो बन जाएगा GTA, है ना। तो क्या हो जाएगा? टर्पीन के डेरिवेटिव है ये GTA। याद कर लीजिए, जिबर्लिक एसिड के बीच में टी यानी टर्पीन यहां आएगा। साइटोकाइनिन बनता है आपका एक नाइट्रोजनस बेस से, दैट इज एडेनिन से, है ना। तो चार आपके मेन डीएनए के अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो उसमें से एडेनिन का डेरिवेटिव है साइटोकाइनिन। ABA यहां पर बना दीजिए आप ABC, है ना। AB मतलब एब्सिसिक एसिड, C का मतलब कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव है, ये पिगमेंट का डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड। और इथाइलिन जो है ये तो गैसियस है, CH2CH2, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सबसे कॉमन ऑक्सिन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, तो इंडोल से बना हुआ है, साइड में रख दो। जी, जिबर्लिक एसिड किससे बना है? GTA, GA के बीच में टी लगा दीजिए, यानी टर्पीन का डेरिवेटिव है। एब्सिसिक एसिड ABC, कैरोटिनॉइड से बना है। आपका साइटोकाइनिन जो है ये किससे बना है दोस्त? एडेनिन का बना है, जो कि आपको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी, कैसे इसको आइसोलेट किया गया था। तो एडेनिन आपको आराम से याद हो जाएगा। एंड उसके बाद इथाइलिन जो कि गैसियस है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। बायो एसे यानी कैसे इनकी प्रेजेंस को हम कंफर्म कर सकते हैं। बायो एसे यानी इनको पता लगाने का तरीका। कौन से एक्सपेरिमेंट से? क्या ऐसा करें कि पता लग जाए कि प्लांट में ऑक्सिन है? क्या ऐसा करें कि पता लग जाए प्लांट में जिबर्लिन है? क्या चेंजेस होते हैं जब जिबर्लिन प्लांट पे डाला जाता है? दे आर कॉल्ड एज बायो एसेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन ये किया जाता है अवीना कर्वेचर टेस्ट से। अवीना कर्वेचर टेस्ट मतलब एक प्लांट है अवीना सताइवा, जिसको ओट कहा जाता है। तो ओट में जब ऑक्सिन बनता है तो ये इसकी शूट की टिप जो है, रूट और शूट की टिप दोनों में ऑक्सिन बन सकता है, लेकिन शूट की टिप आपको दिखाई देती है, रूट की टिप तो अंदर है जमीन के। तो शूट की टिप जो है ये बेंड कर जाती है लाइट की तरफ जब ऑक्सिन बनता है। तो एवीना सताइवा की शूट टिप में कर्वेचर आ जाता है, कर्व हो जाती है, इसे कहते हैं एवीना कर्वेचर टेस्ट। यानी एवीना सताइवा की टिप पे कर्व आया है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन। तो एवीना कर्वेचर टेस्ट से पता लग जाता है कि ऑक्सिन प्रेजेंट है। जिबर्लिक एसिड देता है ड्वार्फ मेज प्लांट टेस्ट। मेज प्लांट टेस्ट, मक्के का प्लांट है, ड्वार्फ है, बौना है, जिबर्लिक एसिड छिड़किए, उसकी जो हाइट है वो सदाबहार हो जाएगी। गन्नों की हाइट बढ़ाने के लिए, अंगूर की स्टॉक की लेंथ बढ़ाने के लिए, जिससे ज्यादा अंगूर के गुच्छे वहां पर लटक सके, एप्पल की शेप को इंप्रूव करने के लिए, एप्पल को बड़ा करने के लिए, कैबेज, बीट वगैरह की लेंथ बढ़ाने के लिए, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाने के लिए, इसे बोल्टिंग कहा जाता है। हाइट बढ़ाने का काम है, जिबर्लिक एसिड डाल दीजिए, काम हो जाएगा। मेज में भी अगर मुझे हाइट बढ़ानी है, बौना सा ड्वार्फ प्लांट लेकर के आऊंगा, उस पर जिबर्लिक एसिड छिड़कूंगा, लंबा हो जाएगा, पता लग जाएगा जिबर्लिक एसिड ने कमाल कर दिया है। अल्फा अमाइलेज टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा अमाइलेज टेस्ट, समझ लीजिए कोई सीड है, उसको जर्मिनेट करना है, तो सीड जो है उसके अंदर फूड किस हिसाब से स्टोर्ड है? सर स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर है। और स्टार्च की यूनिट्स क्या है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन तोड़ने के लिए क्या लगेगा? अमाइलो को अमाइलेज। तो अल्फा अमाइलेज, जिबर्लिक एसिड जब पाया जाता है आपका सीड के अंदर, सीड के आसपास, तो क्या करता है? अल्फा अमाइलेज की फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देता है। और जब अमाइलेज बनेगा तो स्टार्च टूट जाएगा, स्टार्च टूटेगा तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और माल्टोज टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के आपको एटीपी देगा, सीड को एनर्जी मिल जाएगी, वो झटाक से क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। तो सीड जर्मिनेशन में भी इंपॉर्टेंट है जिबर्लिक एसिड। साइटोकाइनिन आप देखिए, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, प्लांट को ज्यादा लंबे टाइम तक हरा भरा रखने का काम, लीफ प्रोडक्शन का काम, क्लोरोफिल प्रोडक्शन का काम, क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन का काम साइटोकाइनिन करता है। तो पानी में साइटोकाइनिन मिलाकर छिड़कते रहेंगे पत्तों पे, मस्त पत्ते हरे भरे रहेंगे। कई बार पालक, धनिया, पुदीना, इनको बहुत अच्छा दिखाने के लिए आपका थोड़ा बहुत साइटोकाइनिन डाल के छिड़का जाता है। तो आर्टिफिशियली भी ये अपना काम कर सकता है। एब्सिसिक एसिड दिखाता है स्टोमेटा क्लोजर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एब्सिसिक एसिड है, कहने के लिए तो नेगेटिव काम करता है, इनहिबिटर है, पर हमारी बॉडी में इनहिबिटर्स की भी जरूरत पड़ती है, प्लांट की बॉडी में इनहिबिटर्स की भी जरूरत पड़ती है।
हमेशा रिएक्शन बहुत ज्यादा होते रहे तो अच्छी बात नहीं है ना, उनको कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड सम इनहिबिटर्स। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक प्लांट है, अब आपदा आ गई, अचानक से पानी खत्म हो गया, या एक प्लांट है जो कि रहता ही सूखे इलाके में है, क्या आप उसको बहुत ज्यादा पानी उड़ाने दोगे? नहीं। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, एबीए को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, जैसे ही पता लगा कि यार पानी खत्म होने वाला है, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, पौधा पानी ज्यादा नहीं उड़ाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट कैन प्रिजर्व मोर वाटर एंड स्ट्रेस में रक्षा कर सकता है, ये प्लांट की पानी उड़ने से बचाएगा। इथाइलिन जो है ये दिखाता है ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा, अगली स्लाइड में आने वाला है, क्योंकि इसका डायग्राम हमारे पास है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप डायग्राम देख लेंगे। तो बाकी सारी चीजें हमको समझ में आई है, ये भी दोबारा रिपीट होंगी, लेकिन ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर इथाइलिन, तो इसको हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। अब अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी करी। जैसे कि ऑक्सिन की डिस्कवरी किन्होंने करी? डार्विन एंड डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन जो है ना, इनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि कमरे में एक छोटा सा छेद है, वहां से लाइट आ रही है, और इन्होंने क्या थे, कमरे में जो पौधे रखे हुए थे वो घूम रहे थे आपके लाइट की तरफ, यानी इन्होंने कैनरी ग्रास रखी हुई थी। तो जो कैनरी ग्रास है, इन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास की जो शूट टिप है ये लाइट की तरफ बेंड हो रही है। जब कमरे में लाइट आ रही है, एक पर्टिकुलर दिशा से अगर लाइट आ रही है, तो कैनरी ग्रास की टिप इस लाइट की तरफ ही बेंड हो रही है। ये फ्रांसिस डार्विन ने देखा और पापा को जाके बताया। पापा मेरी जान को इन्होंने बता दिया कि पापा पापा ऐसा कुछ देख रहा हूं, इसके पीछे का रीजन पता लगाइए। तो इन्होंने कहा कि कोई ना कोई ट्रांसमिसिबल इन्फ्लुएंस है, यानी इन्होंने आइसोलेट नहीं किया ऑक्सिन को, इन्होंने बोला कोई केमिकल है जिसकी वजह से ये बेंडिंग होती है ना। और बेंडिंग हो रही है तो इस साइड के सेल्स छोटे हैं, इस साइड के सेल्स बड़े हैं, तो लाइट की तरफ अगर आपकी ये टिप बेंड हो रही है, तो ये जो डार्क वाला इलाका है, ये वाला लाइट की तरफ है, लाइट तो उस साइड है, सूरज समझ लीजिए इस साइड है, तो ये वाला पार्ट लाइट की तरफ है, और ये वाला पार्ट जो है लाइट के दूसरी साइड है, डार्क है। तो इन्होंने कहा ये जो डार्क वाली साइड है, इसके सेल्स बड़े हैं, इसमें क्या बनती है, इसमें ऑक्सिन बनती है ना। इन्होंने स्पेसिफिकली ऑक्सिन नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कोई केमिकल है जो डार्क साइड में बन रहा है और शूट की टिप पे बनता है। बाद में पता लगा कि ये रूट की टिप पे भी बनता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ शूट की टिप पे ऑब्जर्व किया कि कोई केमिकल है जो बन रहा है टिप पे, और ये आपका क्या कर रहा है, टिप को बेंड करवा दे रहा है टुवर्ड्स द लाइट। फिर एक साइंटिस्ट आया, इनका नाम था वेंट, है ना। वेंट साहब ने क्या किया, ऑक्सिन को आइसोलेट किया। इन्होंने बताया कि हाँ भैया डार्विन साहब, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे ये था वो केमिकल, इन्होंने आइसोलेट करके उनके हाथ पे रख दिया। और एनिमल्स में भी आपका ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया ऑक्सिन, क्योंकि जब आप किसी प्लांट मटेरियल को खाएंगे तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जो यूरिन के थ्रू या फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो ऑक्सिन है, इसने यूरिन का रास्ता पकड़ा, तो ह्यूमन यूरिन के अंदर भी इस ऑक्सिन के ट्रेसेस देखने को मिले थे। दूसरा जो है आपका यह है जिबर्लिक एसिड यानी जिबर्लिन। 1926 में कुरोसावा नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने देखा कि राइस में एक डिजीज हो रही है जिसे कह रहे हैं बकाने डिजीज या फिर फूलिश सीडलिंग डिजीज। कि राइस है तो लंबा लंबा, लेकिन इसमें सीड नहीं है, यानी दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा फसलें लहलहा रही हैं, इस बार तो मौज ही हो जाएगी, इस बार तो खूब पैसा आएगा मस्त तरीके से फसल बेच करके। लेकिन पैसा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उनकी सीडलिंग्स जो थी वो की वेल डेवलप्ड नहीं थी। तो इन्होंने देखा कि ये जो बकाने डिजीज है ये किस वजह से हो रही है। तो इन्होंने पाया कि एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराए। तो इस जिब्रेला फंगस के नाम पे ही जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड नाम रखा गया। तो ये जो जिब्रेला था, इसमें आपका क्या था, जिब्रेलिक एसिड था, और वो फंगस है तो बीमारी तो कॉज कर ही रहा है। तो आप सोचोगे सर जिब्रेलिक एसिड जो है ये तो अच्छी चीज है, तो प्लांट लंबा होना चाहिए था, सीडलिंग कैसे नहीं यहां पर बन पाई? क्योंकि वो है तो फंगस। अब मैं आपको च्यवनप्राश में जहर डाल करके दे दूं तो वो हेल्दी थोड़ी हो जाएगा। माना कि च्यवनप्राश है, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें जहर भी तो है। सिमिलरली अगर जिब्रेलिक एसिड है फंगस के अंदर, पर है तो वो फंगस ही बीमारी कॉज करने वाला पैरासिटिक फंगस है, तो जाहिर सी बात है बीमारी तो कॉज करेगा ही, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट ऐसा है जो प्लांट की हाइट बढ़ा देता है, बोल्टिंग करा देता है। तो राइस की हाइट भी बढ़ गई। ये आपका बोल्टिंग कराता है, यानी इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है। दो नोड के बीच का डिफरेंस जो है ये बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल गन्ने की पोरियां और बाकी सारे प्लांट जो है इनके भी नोड्स के बीच में जगह बढ़ेगी, तो उनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। और माल्टिंग कराता है, मैंने आपको बताया था अल्फा अमाइलेज टेस्ट।
अल्फा माइलेज जब एक्टिवेट होगा तो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें, माल्टोज में। माल्टा बन रहा है तो माल्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। ज्यादा माल्टोज बनेगा तो उसको तोड़ तोड़कर ज्यादा ग्लूकोज बना पाएंगे, इसे माल्टिंग कहते हैं। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है काइनेसिस यानी डिवीजन, तो नाम से ही पता लग रहा है कि सेल डिवीजन करवाएगा, है ना। तो ऑक्सिन जो है ये रूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी कोई सीड है उसमें रूटिंग करानी है, उसकी रूट को आपको बढ़िया तरीके से ग्रोथ दिखानी है तो आप ऑक्सिन डाल सकते हो। लेकिन साइटोकाइनिन जो है ये शूटिंग कराता है, ये शूट को डेवलप कराता है। तो स्कूग नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनोडल सेगमेंट था आपका टोबैको प्लांट का, इसे कैलस कहा जाता है। कैलस मतलब एक ऐसा गुच्छा है सेल्स का जहां सेल्स डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, मतलब इन सेल्स का अभी कोई काम धंधा नहीं है, ये सारे सेल्स आपके अनडिफरेंशिएटेड हैं, नए नवेले सेल हैं, अभी इनको कोई काम नहीं दिया है, इनको नहीं पता है क्या करना है, इनसे आप जो करवाना चाहोगे वही कर देंगे, आगे चल के आप इनको अपनी मर्जी से डिफरेंशिएट करा सकते हो। तो ये आपका गुच्छा है, इसे कैलस कहते हैं। इस कैलस में इन्होंने कहा यार ऑक्सिन डालूंगा तो रूटिंग हो जाएगी, लेकिन शूटिंग के लिए मेरे को कुछ कुछ तो डालना पड़ेगा। तो इन्होंने लैब में जितनी भी चीजें इन्होंने दिमाग लगा के सोची कि ये डालता हूं ये डालता हूं जिससे शूटिंग होनी चाहिए, तो इन्होंने न्यूट्रिटिव कोकोनट मिल्क या डीएनए डाला, इन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला, इन्होंने वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट डाला। तो इन तीनों से इन्होंने देखा कि भैया शूटिंग हो रही है, तो शूटिंग भी हो गई और रूटिंग भी हो गई, तो कैलस जो है बढ़िया तरीके से ग्रो कर गया। अब ये पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, कैलस है, डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है, तो ये आपका क्या हो सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये काम किया स्कूग साहब ने, इन्होंने 3 चीजें डाली और बताया कि भाई तीनों से शूटिंग हो सकती है। मिलर साहब जो थे, इन्होंने आइसोलेट किया काइनेटिन को। काइनेटिन भाई काइनेसिस से रिलेटेड शब्द है, यानी काइनेसिस कराने वाला, डिवीजन कराने वाला। तो इन्होंने ये जो काइनेटिन है ये निकाला हैरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से, यानी एक हैरिंग फिश है, इसका स्पर्म निकाला, उससे भी डीएनए निकाला, और इस डीएनए में भी, यानी हैरिंग फिश ली इन्होंने, इससे इसका स्पर्म निकाला, स्पर्म से डीएनए निकाला, और डीएनए में भी आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है, इसका एडेनिन निकाला, और इन्होंने देखा ये जो एडेनिन है ये मॉडिफाई होकर के काइनेटिन बनाता है। अगर आपको टेबल याद हो पिछली स्लाइड का, तो वहां पर हमने देखा था कि जो साइटोकाइनिन है इट वाज एन एडेनिन डेरिवेटिव, ये मॉडिफाइड एडेनिन से बनता है, राइट। सॉरी। तो इन्होंने देखा कि ये जो एडेनिन है इसकी मॉडिफिकेशन से क्या बन रहा है, काइनेटिन बन रहा है। पर इन्होंने कहा कि ये जो काइनेटिन है इससे प्लांट में शूटिंग तो होती है, लेकिन प्लांट में काइनेटिन नेचुरली नहीं पाया जाता है। तो हैरिंग फिश से निकाला है ना, तो फिश का केमिकल है, प्लांट में थोड़ी नेचुरली पाया जाता है। तो स्कूग और मिलर साहब ने सोचा कुछ और प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं जिससे हमें नेचुरल साइटोकाइनिन मिल जाए। तो इन्होंने फिर जियामेज से जियाटिन निकाला था। जियामेज से, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, जियामेज से जियाटिन नाम का फिर इन्होंने फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन निकाला। यानी कोई पूछ ले काइनेटिन जो है क्या ये प्लांट में पाया जाता है नेचुरली, नहीं, ये प्लांट पे असर कर सकता है लेकिन प्लांट में पाया नहीं जाता। इसको प्लांट से नहीं निकाला गया था, इसको हैरिंग फिश से निकाला गया था। तो पहला आपका जो प्लांट से नेचुरली निकाला जाने वाला साइटोकाइनिन था, कौन सा था, जियाटिन। स्कूग और मिलर साहब ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसको निकाला था। अब एबीए जो है यह है स्ट्रेस हार्मोन। तो मिड 1960s में यानी 1965 के आसपास 3 साइंटिस्ट थे और तीनों ने कहा भाई हमने कुछ खोज लिया है, हमने कुछ खोज लिया है। बाद में पता लगा तीनों ने सेम चीज ही खोज रखी थी, नाम अलग अलग दे दिया था इन्होंने। एक साइंटिस्ट ने इसको कहा इनहिबिन बी, इनहिबिन बी क्योंकि मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, यानी कि इनहिबिटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन प्रमोटरी थे, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी था, तो सही बात है। इसे बोला गया दोबारा एब्सिसिन 2। एब्सिसिन 2 मतलब ये एब्सिशन करेगा, एब्सिशन करेगा, चीजों को झाड़ देगा। फ्रूट के फॉल को ये प्रमोट करता है, फ्रूट को गिराता है, लीफ को गिराता है, फ्लावर को गिराता है, तो एब्सिशन कराता है चीजों की। और इसको बोला डॉर्मिन। डॉर्मिन मतलब सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, यानी सीड को जर्मिनेट नहीं करने देता। और सीड को जर्मिनेट करा कौन रहा था, जिबर्लिक एसिड अल्फा माइलेज बनाकर। तो जिबर्लिक एसिड नाम में एसिड है और एब्सिसिक एसिड नाम में एसिड है, ये एंटागोनिस्ट है, ये अपोजिट काम करते हैं। जिबर्लिक एसिड और एब्सिसिक एसिड अपोजिट काम करते हैं। फिर आता है इथाइलिन। इसको डिस्कवर किया कजिन ने, आपके कजिन ने नहीं, साइंटिस्ट का नाम है कजिन। सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड पीजीआर है, मार्केट में मिलता है इथिफोन नाम से, बढ़िया इसको यूज कर सकते हो।
कच्चे केलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कच्चे केले टाइट होते हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट काफी इजी हो जाता है। अगर पके केले लेकर के आओगे ट्रक में तो आधे से ज्यादा केले तो पिचक जाएंगे। तो कच्चे केले ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें गोदाम में रख करके उन पर इथेनॉल छिड़क दिया जाता है, उनको पका करके बेचा जाता है। तो बहुत वाइडली यूज है। ये रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कराता है, यानी रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देता है किसी भी फ्रूट में, तो बहुत जल्दी जल्दी पक जाता है। किसी भी चीज को आपको पकाना है, किसी भी चीज को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाना है, सड़ाना है, देन दैट शुड बी डन बाय इथाइलिन। किसी भी चीज को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाकर के फेंक देता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट मैंने आपको बताया था, है ना, यहां पर मैंने कहा था मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। दिस इज ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, ये हम जान लेते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट मतलब 3 की शक्ति है यहां पर। इथाइलिन अगर बनेगा तो ये 3 काम करा देगा। कौन से? समझ लीजिए यहां पर सीड है और ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, लेकिन इसके रास्ते में पड़ा हुआ है एक पत्थर, रोड़ा पड़ा हुआ है। तो ये जो पत्थर है इसको देख करके, अभी तो सीड जो है जर्मिनेट किया है, जस्ट बहुत नाजुक कली है, ये कली भी नहीं है, बोलने के लिए बोल रहे हैं, है ना, कली तो बहुत बड़ी चीज हो गई, अभी तो ये सीड लिंग है बेचारा, कुछ इसके बस का नहीं है। क्या ये पत्थर से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तो ये क्या करेगा? पहले वर्टिकल ग्रोथ स्टॉप कर देगा, यहीं पे बोलेगा कि रुको भैया स्टॉप कर लो, इस पत्थर को चीर नहीं सकते, बाद में देखेंगे। अभी मोटे हो जाओ, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्या, साइड में बढ़ो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर लो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर लो, यानी एक्सिस को मोटा कर लो, खुद मोटुल्ले हो जाओ। और उसके बाद क्या करो, एक हुक बनाओ और साइड से होकर के निकल जाओ। हर प्रॉब्लम का सामना करना जरूरी नहीं है, जिस चीज से बच सकते हो, इग्नोर करके निकल सकते हो, निकलो। दिस इज ट्रिपल रिस्पॉन्स। वर्टिकल ग्रोथ रोक दो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ाओ, यानी एक्सिस को थिक करो और साइड से हुक बना करके निकल दो, आगे अपनी मस्ती में चल पड़ो, ग्रो हो जाओ। दिस इज ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। ये तीनों कराता है कौन? आपका इथाइलिन। और अब है फंक्शन ऑफ पीजीआर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, काफी सारे फंक्शन आपको डिस्कवरी से और इस टेबल से ही होते हुए दिखाई दे जाएंगे, इनके बायो एसे के टेस्ट से। कुछ ट्रिक्स हैं, इनको डायरेक्टली आप देखिएगा, और प्रचंड के लेक्चर से अगर आपको काफी डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। एक एक फंक्शन को समझना भी इंपॉर्टेंट है। याद कराने के लिए यहां पर कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, सीधी सीधी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक फर्स्ट टाइमर है और आपको लगता है कि आपने ये लेक्चर ऑन कर लिया है, तो आपको वैसे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव अगर होगा आपके पास तो चीजें याद रखने में आसानी होगी, कहानी से कहानी जोड़ पाएंगे आप लोग। तो यहां पर है सबसे पहले जिबर्लिक एसिड। मालती दास अप्लाइड फॉर बीएससी लाइफ साइंसेज, बेचारे का नीट में नहीं हुआ तो बीएससी एलएस यानी लाइफ साइंसेज में, बीएससी बायोलॉजी में इसने एडमिशन ले लिया। मालती का मतलब क्या है? मालती का मतलब है माल्टिंग, यानी बोल्टिंग माल्टिंग कराता है आपका कौन? जिबर्लिक एसिड। दास, डीएस का मतलब है डीले सेनेसेंस, यानी बुढ़ापे को रोकता है। तो अगर कोई सेब पेड़ पे टंगा हुआ है तो उसको कई देर तक पेड़ पे ही टांग के रखेगा, क्योंकि मेरे भाई अगर वो गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे ही वो पेड़ से गिरेगा सड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ 2-3 दिन की बचेगी। उस दौरान अगर बेच दिया तो बेच दिया, वरना फिर दिक्कत है, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया पेड़ पे ही टांग के रखो, स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, जुड़ा रहेगा, जिंदा रहेगा, सड़ेगा नहीं। तो डीले करता है सेनेसेंस इन एप्पल या फिर काफी सारे प्लांट्स। अप्लाइड, APPL, ई भी आ रहा है, एप्पल की शेप को इंप्रूव करता है, एप्पल को बड़ा करता है, इलोंगेट करता है। BSC, बी फॉर बोल्टिंग, तो आपका बीट रूट है, कैबेज है, इनमें इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है। S का मतलब आपका शुगर केन, गन्ने की लेंथ बढ़ाता है, 20 टन पर एकड़ तक की क्या कर सकता है, ग्रोथ दे सकता है ना, इतने गन्ने ज्यादा उगवा सकता है। C का मतलब कॉनिफर्स, कॉनिफर्स में मेच्योरिटी जल्दी ले आता है। LS का मतलब क्या है? LS मतलब है लेंथ ऑफ स्टॉक, यानी अंगूर की बेल की स्टॉक की लेंथ भी बढ़ा देता है। तो अंगूर की लेंथ बढ़ा रहा है, गन्ने की लेंथ बढ़ा रहा है, बीट रूट कैबेज की लेंथ बढ़ा रहा है, एप्पल की लेंथ बढ़ा रहा है, सारी चीजें सेम ही तो है। बोल्टिंग लिख लो, खेल खत्म। और माल्टिंग मतलब सीधा सीधा मालती से हम लोग याद कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। सारी चीजें उसी में आ जाती हैं, एक आधा कोई आपका कॉनिफर का और डिलेइंग सेनेसेंस वाला अलग पॉइंट है। ऑक्सिन देखिए, क्रिस्ट जेवियर हैड रैप एड परफॉर्मेंस। एक क्रिस्ट जेवियर नाम का रैपर है, उसको रैप करने का मौका मिला है एड में, एक टीवी एड में। तो क्रिस्ट का मतलब क्या है? सी का मतलब है सेल डिवीजन। अब ऑक्सिन रूटिंग कराता है, तो रूटिंग में भी तो सेल नए बनेंगे ना, तो सेल डिवीजन कराता है। ऐसा नहीं है सिर्फ साइटोकाइनिन ही सेल डिवीजन कराएगा। अगर कोई पूछे सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? साइटोकाइनिन। कौन और करा सकता है? ऑक्सिन भी करा सकता है। जेवियर, एक्स का मतलब, एक्स से हम एक ही चीज पढ़ते हैं,
बायोलॉजी में दैट इज जाइलम। तो जाइलम बनने में हेल्प करता है, यानी रूटिंग हो रही है तो रूट में जाइलम भी तो बनाएगा, तभी तो जाके वाटर एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट में जाइलम इंपॉर्टेंट है, तो दोनों रूटिंग से ही रिलेटेड है। हेड दैट इज हर्बिसाइड। तो डाइकॉट वीड को मारने के लिए 2,4-D, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, D फॉर डाइकॉट वीड को किल करता है, मोनोकॉट वालों को नहीं, है ना। रैप, RAP, R का मतलब है रूटिंग कराता है, तो ये तो पहले लिख लिया था। A का मतलब एब्सिशन कराता है, जब यंग प्लांट पार्ट है तो उनको एब्साइज होने से रोकता है, नीचे गिरने से रोकता है, और जब ओल्ड हो जाते हैं तो गिरना चाहिए ही, तो ओल्ड वालों को गिरने देता है, अच्छी बात है। P फॉर पार्थेनोकार्पिक कराता है, तो पार्थेनोकार्पिक टमाटर, सीडलेस टमाटर बनाने में हेल्प करता है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एड दैट इज एपिकल डोमिनेंस, है ना, इसको बढ़ाता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जो एपिकल बड है वो लेटरल बड को नहीं ग्रो होने देता, तो डोमिनेट करता है एपिकल बड लेटरल बड को, तो साइड से ब्रांचेस नहीं निकल पाती, बहुत ज्यादा फल फूल नहीं पाती, तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है, साइटोकाइनिन डालना पड़ता है। तो ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, एपिकल बड को डोमिनेट करने देता है, लेकिन आप एपिकल बड को अगर काट देंगे, है ना, तो साइड वाली ब्रांचेस, अब डोमिनेटर तो रहा नहीं, साइड वाली ब्रांचेस ग्रो करेंगी। तो कई ऐसे प्लांट जिनमें पत्तियों की ही वैल्यू है, जैसे चाय पत्ती, तो वहां तो पत्तियां ग्रो करनी चाहिए ना, तो साइड वाली ब्रांचेस आपको चाहिए, इसलिए चाय के बागानों में ऊपर जितने भी एपिकल बड आते रहते हैं, इनको कैंची से रिमूव किया जाता है लगातार, तो एपिकल डोमिनेंस बढ़ती है। परफॉर्मेंस PF दैट इज पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट करता है, तो रूटिंग इनिशिएट करेगा, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट करेगा। इसका एकदम उल्टा काम यहां पर होगा, है ना, इथाइलिन में इसका एकदम उल्टा काम होता है ना। यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रूटिंग यहां पर इनिशिएट हो रही है, वहां प्रमोट होगी। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल यहां प्रमोट हो रही है, वहां इनिशिएट होगी, थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं, ठीक है। आओ भैया, फिर अगला है आपका ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड में क्या है, A दैट इज एब्सिशन, नाम ही है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एब्सिशन कराने वाला, तो बढ़ाएगा, बात खत्म। BDS, अब BDS स्टूडेंट क्लोज द रिजर्वायर, एक BDS स्टूडेंट को बोला भाई टंकी बंद करके आ जाओ, तो करके आ गया। BDS का मतलब है बड और सीड डोरमेंसी, है ना, बड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, BDS। तो ये डॉर्मिन भी कह रहे थे इसको, इनहिबिन भी कह रहे थे, एब्सिसिन भी कह रहे थे, तो एब्सिसिन बढ़ाएगा, आपका डॉर्मिन है डॉर्मेंसी बढ़ाएगा, और उसके अलावा इसको इनहिबिन कह रहे थे, तो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा। तो स्टोमेटा क्लोज, स्टूडेंट क्लोज मतलब स्टोमेटा क्लोज, तो ये आपका क्या है, स्टोमेटा क्लोज होगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी ना, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब बुरी परिस्थिति में भी आप ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, यानी एक लाइन याद कर सकते हो आप, दैट इट इज द स्ट्रेस हार्मोन, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी का नाम एब्सिसिन था, इसी का नाम इनहिबिन था, इसी का नाम डॉर्मिन था, तो डॉर्मेंसी बढ़ाएगा, एब्सिशन कराएगा, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा, इसी का नाम स्ट्रेस हार्मोन था, तो स्टोमेटा क्लोज करेगा, ट्रांसपिरेशन घटाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, सारी चीजें तो याद है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। साइटोकाइनिन, टिकट कलेक्शन एडवांसेस सेड CM, एक राज्य के CM ने कहा कि टिकट कलेक्शन बढ़ चुकी है, बसेस वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। टिकट कलेक्शन, T का मतलब है टिश्यू कल्चर, तो जब आप टिश्यू कल्चर कराते हैं, कैलस में आपने टिश्यू कल्चर कराया था, तो रूटिंग के लिए आपको ऑक्सिन चाहिए था, शूटिंग के लिए साइटोकाइनिन चाहिए था, उसमें शूटिंग के लिए हेल्प करता है। कलेक्शन, इसका जो मेन टेस्ट था वो था आपका क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, तो यही क्लोरोप्लास्ट बनाता है, यही क्लोरोफिल बनाता है, यही लीफ को ताजा रखता है, आपको बताया था। एडवांसेस दैट इज एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन में ही बताया था कि एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है ऑक्सिन, कम करता है आपका साइटोकाइनिन, दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। सेड, सेड का मतलब शूटिंग, तो शूटिंग कराएगा, ये पहले पॉइंट का ही रिपीटेशन यहां पर आ गया। CM, C का मतलब है साइटोकाइनेसिस, नाम ही साइटोकाइनिन है। M का मतलब मॉर्फोजेनेसिस, अलग अलग ऑर्गन्स बनाएगा, जैसे यहां पर लीफ बना रहा था, ये भी सीधी सीधी बात है। एंड मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहां जहां जो बन रहा होगा, लीफ को अगर तैयार करना है तो न्यूट्रिएंट वहां तक मोबाइल करके भेजने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें यहां पर क्लैरिटी से आती हैं। यानी ट्रिक ऐसी है कि मल्टीपल चीजें आपको एक साथ याद हो जाती हैं। इथाइलिन जो है, ये मेरे दोस्त क्या करता है, पेटियोल इलोंगेट करता है, एज वेल एज इंटरनोड की लेंथ भी बढ़ाता है, नॉट लाइक जिबर्लिन की हमेशा बढ़ाए, स्पेसिफिक केस में, जैसे राइस प्लांट के केस में क्या करता है, ये जो इंटरनोड की लेंथ है इसको बढ़ा देता है, और ये जो पेटियोल की पत्ती की डंडी की लेंथ है इसको बढ़ा देता है, जिससे पत्तियां ऊपर आ सकें, पत्तियों को ऊपर ले आता है, हवा में, पानी में नहीं रहने देता।
तो पानी से ऊपर उठाना है अगर पत्तियों को, तो थोड़ी सी स्टेम बढ़ा दो, थोड़ी सी लीफ की डंडी बढ़ा दो, ये काम करता है इथाइलिन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसलिए इसको अलग से बताया है, ट्रिक से हटके। अब है ऐड सम पीनट बटर ऑन ब्रेड। ब्रेड है, इस पे पीनट बटर ऐड कर दो, अब हेल्दी खाना खाएंगे। ऐड, दैट इज एब्सिशन, तो एब्सिशन बढ़ेगी, है ना, नेगेटिव काम भी करता है ना, चीजों को गिरा देगा, अलग अलग फ्रूट्स को गिरा देगा, चेरी है, वॉलनट है, इनके फ्रूट्स को गिरा देगा, इनकी फ्रूट वॉल को थिन कर देगा। सम, दैट इज सेनेसेंस, सेनेसेंस बढ़ा देगा। किसी भी चीज को मैंने बताया था अगली स्टेज पर ले जाना है और बूढ़ा करना है और खत्म करना है, तो इथाइलिन इज द थिंग। किसी भी चीज को जर्मिनेट कराना है, भाई सीड के लिए अगली स्टेज क्या है कि सीड जर्मिनेट हो जाए, जवान के लिए अगली स्टेज क्या है कि वो बूढ़ा हो जाए, फल के लिए, कच्चे फल के लिए अगली स्टेज क्या है कि वो पक जाए, पके फल के लिए अगली चीज क्या है कि वो सड़ जाए। हर चीज को अगली स्टेज पे ले जाने का काम करता है इथाइलिन। जैसे कि रॉ राइपनिंग करेगा, रूट हेयर जो है इनको बढ़ा देगा। तो मैंने बताया था रूट की इनिशिएशन हो रही है आपकी ऑक्सिन में, रूटिंग की इनिशिएशन, लेकिन रूटिंग को प्रमोट कौन करेगा? इथाइलिन। और सिमिलरली पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है ऑक्सिन, इसको इनिशिएट कौन करेगा? इसको इनिशिएट करेगा ये इथाइलिन। दोनों एक एक काम करते हैं, है ना। पीनट जो है यहां लिखा हुआ है, तो पीनट बटर, तो पी को, इसके सीड को, पीनट सीड को, ग्राउंडनट सीड को, इनको जर्मिनेट कराएगा, सीड की जर्मिनेशन को बढ़ाता है। बटर ऑन ब्रेड, बी का मतलब है बर्ड, है ना, बी डी का मतलब है बर्ड, और इस बी का मतलब है ब्रेक, और डी का मतलब है अगेन डोरमेंसी। यानी बर्ड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। सीड भी जर्मिनेट करा दिया, बर्ड भी जर्मिनेट करा दिया, यानी उससे फूल बना दिया, अगली स्टेज पे ले गया। कच्चे फल को पका दिया, अगली स्टेज, पके फल को सड़ा दिया, अगली स्टेज, सीड को जर्मिनेट करा दिया, अगली स्टेज, बर्ड को जर्मिनेट करा दिया, अगली स्टेज, एंड जो बड़े बड़े हो चुके थे प्लांट के पार्ट उनको झड़ा दिया, अगली स्टेज। सारी चीजें अगली स्टेज पर लेके जाता है। ये कुछ पीवाईक्यू हैं जिनके आंसर्स बाकायदा टैग्ड है, इनको आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा अपने एंड से। एंड आप सभी लोगों का शुक्रिया इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सीरीज, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है दिस इज लिटरली फिनोमिनल। ऐसी सीरीज आने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक लेक्चर को तैयार करने में, अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसमें बहुत सारी मेहनत हुई है। काफी मेहनत पहले की भी है, काफी मेहनत अभी की भी है, बट एक लेक्चर को बढ़िया तरीके से अरेंज करने में कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको आउटकम मिल सके, इट टेक्स अराउंड 6, 7, 8 आवर्स आराम से, मतलब 7, 8, 9 घंटा भी कई बार लग जाता है बड़ा चैप्टर हो तो ये जो सीरीज है इसमें हम 11th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, एंड ये इतनी प्यारी सीरीज रही है दैट इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन वेरी लेस टाइम। मतलब मुश्किल से हमको 2 महीना हुआ है, लेकिन इस सीरीज को बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ये टीचर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन है। क्योंकि ऑनलाइन में हम आमने सामने तो नहीं आते, तो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका रिस्पॉन्स मुझ तक पहुंचे। एंड मैं डेली जो भी मेरा सबसे रिसेंट लेक्चर होता है उसके कमेंट्स देखता हूं, चाहे वो पेड बैच हो चाहे वो यूट्यूब बैच हो, आई ऑलवेज गो थ्रू द कमेंट्स। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत पसंद किया है। और जब वो मेहनत रंग लाती है, जब रिजल्ट्स में आप लोग आकर के बोलते हो, लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आकर के बोला कि सर आपके माइंड मैप्स बहुत कमाल है। पर्सनली आई मेट अराउंड 50+ स्टूडेंट्स जिन्होंने रिजल्ट सेलिब्रेशन में आकर के पर्सनली ये बात बोली कि सर आपके पेड लेक्चर्स तो कमाल के हैं ही, लेकिन फ्री लेक्चर में भी जो आप कंटेंट देते हो फॉर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी गुड। तो बस वही है कि अगले साल भी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब आए तो ये बात बोले कि सर हमने यहाँ से रिवीजन किया था, और पढ़े आप चाहे कहीं से भी हो, रिवीजन अगर आप यहाँ से करोगे इट विल बी अ ग्रेट थिंग, है ना। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हो, आप एक अच्छा रिवीजन जब आप करते हो इट गिव्स यू अ ग्रेट बूस्ट, है ना। और रिवीजन के लिए बहुत प्लानिंग के साथ ये सीरीज बनाई गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज गोइंग वेरी गुड इन ऑल टर्म्स। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को शुक्रिया, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आज के सेशन में मजा आ गया तो वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए सभी लोगों को, थैंक यू, जय हिंद।